नमस्कार, मैं शिवम गौतम। और जिस तरीके से हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी घिनौनी राजनीति करने पर तुली हुई है, लेकिन अब कांग्रेस का पूरा राज पूरी तरीके से खुल चुका है। अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि उस पीड़िता लड़की के साथ जो कुछ हुआ था उसमें पहले जो एफआईआर लिखाई गई थी या शिकायत की गई थी, उसमें परिवार के लोगों ने गला दबाकर मारने की कोशिश का केस दर्ज कराया था। SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज कराया गया था और इसमें संदीप नाम के एक आरोपी का नाम था, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता परिवार वालों के साथ मिलते हैं और एक हफ्ते बाद इसमें दुष्कर्म का यानी कि बलात्कार का मामला दर्ज कराया जाता है और 3 अन्य आरोपियों के नाम इसमें जुड़वाए जाते हैं। ये सब किसके इशारे पर हो रहा था इसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महासचिव है प्रियंका वाड्रा और इसी वजह से प्रियंका वाड्रा को लगा कि ये अच्छा मौका है राजनीति करने का और योगी सरकार को निशाने पर लेने का। बाद में जिस तरीके का ड्रामा हुआ, राहुल गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की, राहुल गांधी गिरा और उसके बाद आज राहुल और प्रियंका दोनों ही हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसमें ये दोनों मजाक करते हुए और चुटकुले छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हाथरस जाने के रास्ते में। तो खुल चुका है राज कांग्रेस का। और जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी यूपी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी चीज़ें खुल जाती हैं और झूठ के पैर नहीं होते। ये अब सोशल मीडिया के ज़माने में पूरी तरीके से सच साबित हो चुका है। और इसका एक और बड़ा सबूत सामने आया है कि एक रामू नाम के जिस व्यक्ति को इस दुष्कर्म के आरोप में कांग्रेसी नेताओं ने नामजद कराया, वो एक डेयरी प्लांट में काम करता है और डेयरी पर वो उस दिन काम कर रहा था। उसके साथ 25 अन्य लोग भी काम कर रहे थे। इसको लेकर उस डेयरी प्लांट के मालिक और 25 अन्य साथियों ने गवाही दे दी है और उन्होंने कहा है कि रामू हमारे साथ प्लांट पर काम कर रहा था, यानी कि 3 में से एक युवक तो उस दिन गांव में था ही नहीं, जिसका नाम कांग्रेसी नेताओं के उकसावे पर पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था। और इसको लेकर पहले जो 2 शिकायतें दी गई थी उनमें कहीं भी जो लड़के हैं उनका नाम नहीं था, दुष्कर्म का नाम नहीं था, संदीप का नाम जरूर था। और संदीप को लेकर यह कहा गया था कि उसने गला दबाकर मारने की कोशिश की है। तो ये सारा का सारा जो राज खुल चुका है कांग्रेस पार्टी का। उसके साथ साथ आज तक चैनल के साथ में उसकी जो सांठगांठ थी, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार जैसे लोग, सीताराम येचुरी जैसे वामपंथी लोग इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र की पूरी सरकार घिरी हुई है, उसी तरीके से इस आपसी रंजिश के मामले को, इस हत्या के प्रयास के मामले को अगर बलात्कार का मामला बना दिया जाए और चूंकि पीड़िता दलित समुदाय से आती है तो इसको ठाकुर और दलित संघर्ष बनाकर जातीय संघर्ष को भी यूपी में बढ़ावा दिया जा सकता है और इस एक तीर से कांग्रेस कई निशाने साध सकती है। वो अपना खोया हुआ वर्चस्व हासिल कर सकती है, खोया हुआ वोट बैंक हासिल कर सकती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नीचा दिखा सकती है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब तक कार्रवाई कर रही है, उसने सीधे तौर पर SIT का गठन किया। SIT के बाद आज जो गृह सचिव है, अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी, उसको भेजा गया हाथरस और उन्होंने गांव के लोगों के साथ साथ परिवार वालों से बातचीत की और उसके बाद घोषणा कर दी कि उस दिन जो लोग पुलिस की बीट पर थे या पुलिस थाने में थे या फिर उस क्षेत्र के जो बीट अधिकारी के अलावा जो CO थे, सर्किल ऑफिसर थे, उन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने लापरवाही की और ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अवनीश अवस्थी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में अभी SIT जांच कर रही है और SIT आगे जो फाइंडिंग्स देगी, चूंकि 7 दिन का समय केवल उसको मिला है और वो फाइंडिंग्स के आधार पर मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति न की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पीड़ितों के साथ में सहानुभूति जताना अलग बात है, लेकिन पीड़ित लोगों के भावनाओं को इस्तेमाल करके अगर राजनीति करके कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं तो उस पर भी पुलिस की नज़र है और अफवाह उड़ाने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा कहकर उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है उन लोगों को जो इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि जिस पीड़िता के साथ में बलात्कार नहीं हुआ था, उसकी मौत के बाद अगर उसको बलात्कार पीड़ित वो लोग बता रहे हैं तो सीधे तौर पर उसका अपमान हो रहा है। उसकी जो आत्मसम्मान था, उसकी मौत के बाद उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि बलात्कार के कानून में स्पष्ट है कि किसी भी बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन आज तक एबीपी न्यूज़ और एनडीटीवी जैसे चैनल इस पूरे मामले में पीड़िता के नाम का खुलासा कर रहे हैं, उसके परिवार का खुलासा कर रहे हैं और झूठा बलात्कार का एक मामला बनाकर यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाते समय जिस तरीके से हंसी ठट्ठा करते हुए जा रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि ये केवल और केवल राजनीतिक तौर पर एक पर्यटन के लिए जा रहे हैं और इनका एक ही उद्देश्य है किसी भी तरीके से टीआरपी हासिल करना, किसी भी तरीके से जनता के बीच में हंगामा करना और अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखना। अब तक जो भी स्थानीय अखबारों की रिपोर्टें सामने आई हैं, चाहे 15 तारीख की रिपोर्ट हो या बीच में जो रिपोर्ट आई थी, उनमें कहीं भी दुष्कर्म की घटना का जिक्र नहीं था। कहीं भी ये बात का जिक्र नहीं था कि ये सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता को मारने की कोशिश की गई है, बल्कि परिवार वालों ने 20 से लेकर 22 सितंबर तक यही कहा था, चाहे वो वीडियो में बोला हो या सोशल मीडिया के चैनलों पर बोला हो या अखबार वालों के सामने बोला हो कि हमारा उनसे झगड़ा चल रहा था और उसी की वजह से लड़के ने हमारी लड़की के ऊपर हमला किया, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की जो हड्डी थी वो टूट गई और उसके बाद यही बात उसकी मौत का कारण बनी। ये बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी है। तो ये सारी चीजें सामने आने के बाद में कांग्रेस का एक घिनौना चेहरा जनता के सामने अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब जब कांग्रेस गर्त में पहुंच चुकी है तो वो जातिवादी राजनीति के बाद अब सीधे तौर पर दलितों का जो स्वाभिमान है उसके साथ खेलती हुई नजर आ रही है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे की शुरुआत हो, लोग एक दूसरी जाति के खिलाफ भड़कें और दूसरी जाति के लोगों से दुश्मनी करें। यही वजह है कि इस पूरे मामले में चाहे आज तक चैनल हो या एनडीटीवी जैसे चैनल हो, इनके माध्यम से कांग्रेस ये बात रखना चाहती है कि जो पीड़िता थी वो दलित थी और ठाकुरों ने उसके ऊपर अत्याचार किया, जबकि आसपास के जो गांव है उस गांव के लोग भी और भूलगढ़ी के लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई जातिगत संघर्ष नहीं था, केवल दो परिवारों के बीच का आपसी झगड़ा था और उसी झगड़े का खामियाजा पीड़िता को भुगतना पड़ा। पीड़िता के साथ में गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन साथ साथ इसका हम पहले दिन से जब से कह रहे हैं कि इस मामले में डॉक्टरों की लापरवाही भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि किस तरीके से पहले जब पीड़िता को जिला अस्पताल के बाद में अलीगढ़ के अस्पताल में रेफ़र किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर ठीक तरीके से अगर इलाज हुआ होता या फिर वो लोग अगर इलाज में सक्षम नहीं थे तो उन्हें पहले ही दिन इस पीड़िता को एम्स या सफदरजंग अस्पताल में रेफ़र किए जाने की ज़रूरत थी, जिससे उसकी जान बच सकती थी, लेकिन जान नहीं बच पाई। और जब तक पीड़िता का इलाज हो रहा था तब तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा उस पीड़िता से मिलने नहीं गए थे, उसके इलाज के लिए कोई मदद करने नहीं गए थे, जबकि इन दोनों को ये पता था कि पीड़िता के साथ में अस्पताल में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हुआ था। अगर कांग्रेस को यह पहले से पता था कि पीड़िता का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को और उनके साथ के उन 40 एमपीओं को जिन्हें लेकर वो आज हाथरस जाना चाहते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए, उन्हें इसके कोशिश करनी चाहिए थी, एम्स में उसका इलाज कराना चाहिए था। लेकिन चूंकि इनकी मंशा इस पूरे मुद्दे को भुनाने की थी, उन्हें पीड़िता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, पीड़िता की इज्जत से कोई लेना देना नहीं था, पीड़िता के परिवार के आत्मसम्मान से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से उन्होंने इस सारे ड्रामे को इस तरीके से रचने की कोशिश की। जिस मामले में केवल हत्या का मामला दर्ज हुआ था, उसी मामले में पीड़िता को बदनाम करने के लिए उसके सामूहिक दुष्कर्म को भी जुड़वाया गया और उसके साथ साथ उसमें 3 अन्य लोगों को जुड़वाया गया, जिसमें से एक रामू को लेकर वो जहां काम करता है
उस डेयरी प्लांट के मालिक ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो उस दिन हमारे यहाँ काम कर रहा था। अब इसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी या वो मीडिया चैनल क्या कहेंगे जो इस नकली दुष्कर्म की घटना के नाम पर पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उसके परिवार की इज्जत को उछालने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से अन्य वीडियो भी सामने आए हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी लोगों का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा, तब परिवार वाले इससे भड़क गए और उसको लेकर जो परिवार के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि नार्को टेस्ट में वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं इसका पता आसानी से लग जाएगा। और जिस तरीके से इन लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है उसमें मीडिया वाले भी शामिल हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। इस तरीके से आज तक चैनल की पत्रकार तनुश्री पांडे का ऑडियो सामने आया और उसके बाद कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। उसमें ये लोग परिवार वालों को ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि केवल 25 लाख पर आप मानो मत, इससे ज़्यादा आपको मिल सकता है, हम भी आपको और पैसा दिला देंगे, लेकिन आपको इस मामले में पीछे नहीं हटना है। पीछे नहीं हटने से मतलब उनका यही है कि जो बात आप 14 सितंबर से लेकर 20-22 सितंबर तक कह रहे थे, आप उस बात को अब मत मानो। आप ये कहो कि हम उस समय जो कुछ कह रहे थे वो डर की वजह से कह रहे थे, हम जो कुछ कह रहे थे हम डरे हुए थे और शर्म की वजह से कह रहे थे। यानी कि ये हर वो हथकंडा अपनाना चाहते हैं और उस हथकंडे में ये अब पैसे का लालच देकर एक मरी हुई लड़की की जो इज्जत थी उसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर तमाम तरीके की तोहमत लगाते हुए दिख रहे हैं। जबकि पहले दिन का जो वीडियो सामने आया है उसमें पीड़िता भी थाने के अंदर लेटी हुई है और वो भी कहती है कि संदीप नाम के लड़के ने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की और उसी की वजह से मेरी गर्दन की हड्डी टूटी है। इसको लेकर जब उसकी माताजी से पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि मैं देख नहीं पाई थी किस चीज़ से उसने गर्दन दबाई, लेकिन बाद में मैं उसके जब मार रही थी तो वो भाग गया। यानी कि यहाँ पर गर्दन किस चीज़ से दबाई गई है इसका उल्लेख न पीड़िता ने किया था न पीड़िता की माताजी ने किया था। और ये उस दिन का मामला है जिस दिन पहले दिन चोट लगी थी और चोट लगने के बाद पीड़िता थाने गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग आज भीड़ लगाकर पीड़िता के घर जा रहे हैं, भीड़ लगाकर पीड़िता के घर वालों के साथ खड़े हुए हैं, उस वीडियो में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, न परिवार का व्यक्ति, परिवार में उसकी माँ दिखाई दे रही है, भाई वगैरह दिखाई देते हैं, उसके अलावा गाँव के लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या भीम आर्मी के लोग वहाँ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि उस समय कोई उनके साथ खड़ा हुआ नहीं था। उसके बाद जब अस्पताल में भी वो बयान देती है वहां भी कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है क्योंकि किसी को इससे लेना देना नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इसमें एक दुष्कर्म का एंगल डाल देती है और उसके बाद लोगों को भड़काने की कोशिश करती है कि ये सीधे तौर पर ठाकुरों की दबंगई है, जबकि उस इलाके में हाथरस का इलाका, अलीगढ़ मथुरा का जो ब्रज का इलाका है वहां इस तरीके की जातिगत दबंगता नहीं चलती है। ज्यादातर लोग गांव में एक दूसरे को चाचा ताऊ या भाई बहन की तरह मानते हैं और ऐसी स्थिति में अगर ये सब घटना इस स्तर पर हुई होती तो निश्चित तौर पर गांव वाले उस दिन थाने में भी दिखाई दिए होते और गांव वाले उस दिन अस्पताल में भी दिखाई दिए होते। और ऐसा कुछ भी इन वीडियो के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपसी रंजिश का ही मामला था, आपसी लड़ाई का मामला था, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि इलाज के बाद जो पीड़िता है वो ठीक हो जाएगी, ठीक होकर गांव आ जाएगी। और चूंकि पहले ही हत्या का मामला उस लड़के के खिलाफ दर्ज हो चुका है तो इसलिए इसमें और ज़्यादा विवाद करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके की बात पीड़िता की माताजी भी पहले वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि हर गाँव में इस तरीके की तू मैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसी तरह का झगड़ा था, कोई बड़ी बात नहीं थी और उसी झगड़े में उस लड़के ने हमारी बेटी की जान लेने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर इससे एक झगड़े की बात को जो आपसी रंजिश की वजह से जानलेवा हमले तक पहुंच गई थी, उसको कांग्रेस ने किस तरीके से अपनी राजनीति के लिए, किस तरीके से अपने वोट बैंक के लिए यूज करने की, इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस का ये राज खुल गया। कांग्रेसी नेता ने किस तरीके से पीड़िता के भाई को भड़काया, उकसाया और उसके बाद उसने एफआईआर में 3 और लोगों के नाम दर्ज कराए। उनमें से एक व्यक्ति ने यह साबित कर दिया है कि वो उस दिन, घटना के दिन गांव में था ही नहीं। यानी कि कांग्रेस की साजिश यहां पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा का सारा खेल अब लोगों के सामने आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।